वेलकम स्टूडेंट्स। कल तक के लेक्चर में हमने वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर और उसके अंदर किस प्रकार से अलैंगिक जनन पाया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्वॉक्स में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। क्योंकि वॉल्वॉक्स में दो ही तरह से जनन पाया जाता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन का प्रोसेस हम कल पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स या वॉल्वॉक्स में लैंगिक जनन। वॉल्वॉक्स में लैंगिक जनन एडवांस होता है और ऊकेमस टाइप का होता है। जब ग्रोइंग सीजन खत्म होने की तरफ होता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु खत्म होने की तरफ होती है, उस समय वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जिन कॉलोनीज के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम ही होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन कॉलोनीज के अंदर होता है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता रहता है, और जिनमें असेक्सुअल होता है उनमें ज्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। वॉल्वॉक्स की कुछ स्पीशीज मोनोइशियस होती हैं, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स एक ही कॉलोनी के ऊपर डेवलप हो जाते हैं, यानी कि उभयलिंगाश्री होती हैं। और कुछ स्पीशीज डायोशियस होती हैं, जिनमें कि एंथ्रीडिया और ऊगोनिया मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग कॉलोनी में बनते हैं। उसको हम कहते हैं एक लिंगाश्रय, यानी कि एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स उस प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। तो ऐसी कॉलोनी को हम डायोशियस कॉलोनी कहते हैं। ये है, इसको हम होमोथेलिक स्पीशीज और हेट्रोथेलिक स्पीशीज भी कह सकते हैं। ये वॉल्वॉक्स है पूरा। इसके अंदर ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं एंथ्रीडिया, मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया जिसको हम पूंधानी कहते हैं, ये वो है। और ये हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऊगोनिया, यानी कि अंडधानी। तो ये दोनों एक ही थैलस के ऊपर हैं, एक ही कॉलोनी के अंदर बन रहे हैं। तो ऐसी स्पीशीज को होमोथेलिक स्पीशीज या फिर हम क्या कहेंगे, मोनोइशियस स्पीशीज। ये है हेट्रोथेलिक स्पीशीज, अर्थात मेल एंथ्रीडिया और फीमेल ऊगोनिया अलग अलग थैलस के ऊपर बनते हैं। ऐसे थैलस को हम कहते हैं एक लिंगाश्रय, यानी कि एक प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स ही एक थैलस के ऊपर बनते हैं। ये एक कॉलोनी है इस तरफ, ये दूसरी कॉलोनी है इस तरफ। इसमें यहाँ पर ये बन रहे हैं एंथ्रीडिया, यहाँ पर ये खूब सारे स्पर्म्स, एंथ्रोजॉइड्स, स्पुमणु जो भी कह सकते हैं, वो ये बन गए हैं। और यहाँ पर ये ऊगोनिया है जो कि पूरे का पूरा एग में कन्वर्ट हो गया है। बाद में फिर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और ये जायगोट बनाता है। इसको हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जितनी भी उभयलिंगाश्रयी स्पीशीज हैं, यानी कि मोनोइशियस स्पीशीज हैं, वो जनरली प्रोटेंड्रस होती हैं। प्रोटेंड्रस का मतलब कहता है प्रो मीन्स पहले, प्रो और एंड्रस का मतलब यानी कि एंथ्रीडिया, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स। कहने का मतलब ये है कि उभयलिंगाश्रयी स्पीशीज के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स पहले बनते हैं, पहले परिपक्व होते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यानी कि ऊगोनिया जो है वो बाद में परिपक्व होती हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि प्रोटोगाइनस भी होती हैं, यानी कि उनके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पहले बनते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन्स बाद में बनते हैं। तो दोनों ही तरह की स्पीशीज हो सकती हैं। इसी तरह से एक स्पीशीज है वॉल्वॉक्स ऑरियस। ये ज्यादातर डायोशियस होती है, पर कभी कभी ये मोनोइशियस भी होती है। डायोशियस का मतलब क्या हुआ कि ये एक लिंगी होती है, एक लिंगाश्रयी होती है, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। लेकिन कभी कभी ये उभय लिंगाश्रयी भी हो जाती है, यानी कि दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स एक ही कॉलोनी के अंदर बन जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स या जिसको हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स या जनन कोशिकाएं, जो कि एंथ्रीडिया और ऊगोनिया होती हैं, वो कॉलोनी के पोस्टीरियर पार्ट में बनती हैं, कॉलोनी के पश्च भाग में बनती हैं। जैसा कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखा था कि कॉलोनी का जो पश्च भाग है वो तभी पता चलता है जब सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं कि ये कॉलोनी का अग्र भाग है और ये कॉलोनी का पश्च भाग है, क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी वहीं पर क्लियर होती है। तो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर इसके रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती हैं, और जो सेल्स
जनन में भाग ले रही होती हैं, वो कोशिकाएं अपने आकार को बड़ा कर लेती हैं, उनके फ्लैजिला खत्म हो जाते हैं और उनको अब हम कहते हैं गैमेटेंजिया, यानी कि युग्मक धानियां। नर युग्मक धानी को एंथ्रीडिया कहा जाता है, या जिसको हम एंड्रोगोनिडिया भी कहते हैं, और मादा युग्मक धानी को ऊगोनिया या गाइनोगोनिडिया भी कहा जाता है। तो दो तरह की युग्मक धानियां हैं, नर युग्मक धानी और मादा युग्मक धानी। नर युग्मक धानी को हम एंथ्रीडिया कहते हैं, मेल गैमेटेंजियाज आर कॉल्ड एंथ्रीडिया, और मादा युग्मक धानी को हम कहते हैं ऊगोनिया, यानी कि फीमेल गैमेटेंजिया आर कॉल्ड ऊगोनिया। अब हम इनका विकास देखते हैं कि एंथ्रीडियम कैसे बनता है और ऊगोनियम कैसे बनता है। जब एक गैमेटेंजियम बनता है तो हम उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं, जब बहुत सारी युग्मक धानियां होती हैं तो उसको हम एंथ्रीडिया बोलते हैं। इसी तरह से ऊगोनियम और ऊगोनिया, ऊगोनियम एक के लिए यूज होता है, ऊगोनिया बहुत सारी अंडधानियों के लिए यूज करते हैं वर्ड। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं कि एंथ्रीडिया का विकास कैसे होता है, एंथ्रीडियम कैसे बनता है, यानी कि नर युग्मक धानी वॉल्वॉक्स में किस प्रकार से बनती है। कॉलोनी के पश्च भाग की कोशिका एक्टिव होकर के एंथ्रीडियल इनिशियल बनाती है। कॉलोनी के पश्च भाग की कोशिका एक्टिव होकर के अपना आकार बड़ा कर लेती है, फ्लैजिला छोड़ देती है, उसका जीव द्रव्य सघन हो जाता है और साइज में वो काफी बड़ी हो जाती है। उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल, यानी कि पूंधानी प्रारंभिका। इस पूंधानी प्रारंभिका का साइज बड़ा होने के कारण अब ये अंदर की तरफ कैविटी में धस जाती है, जैसा कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो साइज में बड़ी हो जाती हैं और बड़े होने के बाद वो अंदर जो खोखलापन है, वॉल्वॉक्स की जो खोखली कैविटी है उसके अंदर की तरफ वो धस जाती हैं। लेकिन बाकी कई कोशिकाओं से वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, जीव द्रव्यी सूत्रों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। एंथ्रीडिया का प्रोटोप्लास्ट, इस प्रारंभिका का प्रोटोप्लास्ट अब लंबवत रूप से विभाजित होता है और 16 से लेकर 512 रॉड शेप सेल्स बनाता है, लंबी रॉड शेप सेल्स बनाता है। ये सेल्स एक प्लेट के रूप में अरेंज हो जाती हैं और फिर इन कोशिकाओं में भी उसी तरह से इन्वर्जन होता है जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, क्योंकि इन कोशिकाओं का भी अग्रभाग स्टार्टिंग में सेंटर की तरफ होता है और पश्च भाग परिधि की तरफ होता है। लेकिन रियल होना क्या चाहिए कि अग्रभाग परिधि की तरफ होना चाहिए और जो पश्च भाग है वो सेंटर की तरफ होना चाहिए। इसलिए इन कोशिकाओं में भी इस पूरी प्लेट के अंदर भी इन्वर्जन होता है जैसा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, और अब हर कोशिका का अग्रभाग परिधि की तरफ हो जाता है और पश्च भाग पोस्टीरियर पार्ट सेंटर की तरफ आ जाता है। अब हर कोशिका कायांतरण के द्वारा एक एक पुमणु एंथ्रोजॉइड या स्पर्मेटोजॉइड बनाती है। ये स्पर्मेटोजॉइड्स या पुमणु नेकेड होते हैं, यानी कि इनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इनकी आकृति तर्कु के रूप में स्पिंडल शेप्ड होती है या इलोंगेटेड, ये लंबे होते हैं। इनके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, केंद्रक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, पायरिनोइड होता है और दृग्बिंदु भी पाया जाता है। तो पुमणु जो है वो कंप्लीट सेल की तरह होते हैं। इन पुमणु या इन एंथ्रोजॉइड्स का कलर पेल येलो, पीला होता है या फिर हरा होता है। नर युग्मक धानी के अंदर जब ये एंथ्रोजॉइड्स या पुमणु बनते हैं तो ये काफी संख्या में बनते हैं और उस पूंधानी से बाहर आने के लिए उस एंथ्रीडियम से ये बाहर आ जाते हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है और एंथ्रीडियम से ये बाहर आते हैं। उस समय या तो ये ग्रुप में होते हैं या फिर एक एक करके ये बाहर आते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम से देखिए, क्लियर हो जाएगा अपने को कि ये एक कोशिका है जो कि मेल एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह कार्य करती है, यानी कि पुंधानी प्रारंभिका की तरह काम कर रही है। अब ये बाकी कोशिकाओं से, बाकी कायिक कोशिकाएं ये जो हैं, ये जो कायिक कोशिकाएं, इनसे कहां से जुड़ी है? जीवद्रव्यी सूत्रों के द्वारा जुड़ी है। इसमें से आई स्पॉट, फ्लैजिला, दृक्बिंदु, बाकी सब चीजें खत्म हो जाती हैं। इसका न्यूक्लियस
गोल हो जाता, मतलब पूरा साइटोप्लाज्म गोल हो जाता है और न्यूक्लियस समसूत्री विभाजन के द्वारा लंबवत रूप से विभाजित होता है। तो पहले 8 सेल स्टेज आती है, फिर 16 स्टेज आती है, फिर उसके बाद 512 तक इसके अंदर ये पुमणु या एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। अब यहां पर देखो, ये अग्रभाग इसका कहाँ है? केंद्र की तरफ, और पश्च भाग कहाँ है? परिधि की तरफ। अब इस स्टेज में इसके अंदर इन्वर्जन होता है, प्रतिलोमन होता है, जिसके कारण कि अग्रभाग बाहर की तरफ आ जाता है और पश्च भाग सेंटर की तरफ चला जाता है। अब ये सारे के सारे पुमणु जो हैं, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यहां से ये इस रास्ते से ये बाहर आ जाते हैं। उसके बाद आता है ऊगोनियम का विकास या अंडधानी का विकास। अंडधानी भी कॉलोनी के पश्च भाग में ही बनती है। प्रोसेस वही रहता है कि कोशिका साइज में बड़ी हो जाती है और वॉलवॉक्स की कैविटी के अंदर धंस जाती है। उस समय इसका स्ट्रक्चर एक फ्लास्क के आकार का दिखाई देता है। इसका भी न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, फ्लैजिला और आई स्पॉट्स खत्म हो जाते हैं और पायरिनोइड्स बहुत सारे हो जाते हैं। अब इस पूरी कोशिका को ही एग कहा जाता है। ये पूरी कोशिका एक एग की तरह कार्य करती है। इसके अंदर आगे विभाजन नहीं होते हैं। तो एग जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा होता है और फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है और ये गोल होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि परिधीय होता है। इस एग के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थ संचित रहता है और ये एग जो है वो ग्रीन कलर का होता है। ये एग जो कि एक फ्लास्क शेप संरचना में पाया जाता है, जो कि ऊगोनियम कहलाती है। फ्लास्क शेप संरचना क्या कहलाती है? ऊगोनियम कहलाती है। उस ऊगोनियम की जो नेक है, उसके ऊपर वो नेक जो है वो एक रिसेप्टिव स्पॉट की तरह कार्य करती है। रिसेप्टिव स्पॉट का मतलब क्या? सेंसिटिव होती है एक, और उसी जगह से पुमणु जो है वो अंदर की तरफ एंटर करते हैं, ऊगोनियम के अंदर एंटर करते हैं। ये देखो आप, ये ऊगोनियम कैसे बनता है कि ये कोई भी पश्च भाग की कोशिका बड़ी हुई, इसका ये पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया और ये डायरेक्ट एक एग की तरह कार्य करने लग जाती है। इसके अंदर आगे विभाजन नहीं होते हैं। अब एग भी बन गया और उधर एंथ्रोजॉइड्स भी बन गए। अब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। एंथ्रोजॉइड्स या पुमणु नर युग्मक धानी से बाहर आते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। फिर कीमोटैक्टिक रिस्पांस के कारण ये पुमणु ऊगोनिया तक पहुंचते हैं। कीमोटैक्टिक रिस्पांस का मतलब क्या है कि कुछ केमिकल्स ऊगोनियम से निकलते हैं बाहर की तरफ, जो कि एंथ्रोजॉइड्स या पुमणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये बहुत सारे पुमणु उस ऊगोनिया तक पहुंचते हैं, लेकिन कोई एक पुमणु एग के साथ फ्यूज हो जाता है। फ्यूजन के समय सबसे पहले दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स होता है, जिसको हम प्लाज्मोकेमी कहते हैं। उसके बाद दोनों के केंद्रक आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसको हम कैरियोगेमी कहते हैं, और इस तरह से निषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। और निषेचन की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद क्या बनता है? जायगोट या युग्मनज बनता है, जिसको कि हम ऊस्पोर भी कहते हैं। मैनेक्स ने 1928 में ये देखा था कि वॉलवॉक्स के अंदर अनिषेक जनन भी पाया जाता है, पार्थेनोजेनेसिस भी होता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है कि अनिषेक जनन, यानी कि जिसमें निषेचन नहीं होता है, अर्थात एग जो है वो डायरेक्ट ही नए कॉलोनी बना देता है, उसके साथ एंथ्रोजॉइड फ्यूज नहीं होते हैं। तो इस तरह के जनन को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब यहां पर आप देखो ये निषेचन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। ये एग है, ये मैच्योर एग बन गया। इस मैच्योर एग में यहां अगर हम देखें तो ये एग है और ये भी एग है, ठीक है। यहां पर बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स एंटर किए, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स पुमणु अंदर एंटर किए। कहां से एंटर करते हैं? ये देखो, ये बहुत सारे पुमणु हैं जो कि इसमें बने थे, ये बाहर आए और यहाँ पर पूरे का पूरा ये ग्रुप है, इनका पूरा पैकेट के रूप में होते हैं और बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स इस ऊगोनिया की नेक तक पहुंचते हैं और बहुत सारे इसके अंदर ये एंटर कर जाते हैं। कोई एक जो है वो इसके साथ फ्यूज हो जाता है इस एग के साथ और एक जायगोट का निर्माण कर देता है। तो यहां पर भी ये ऊगोनिया है और ये एंथ्रोजॉइड्स हैं।
यहाँ पर ये बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स बने, ये नर युग्मक धानी है और ये मादा युग्मक धानी है। इसके अंदर ये पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म में एक एग बनाता है, इसके अंदर का साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के एंथ्रोजॉइड्स बनाता है। ये एंथ्रोजॉइड्स बाहर आते हैं, इस उगोनिया की नेक तक पहुंचते हैं और ये इनमें से कोई एक इसके साथ फ्यूज होकर के ऊस्पोर या जायगोट बनाता है। जब जायगोट बन जाता है उसके बाद ये जायगोट अपने चारों तरफ 3 परतों की 3 लेयर्ड भित्ति को स्रावित करता है। अपने चारों तरफ डिप्लॉयड जायगोट 3 लेयर्ड थिक वॉल सिक्रीट करता है, जो कि चिकनी भी हो सकती है और कांटेदार भी हो सकती है। वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल में भी जायगोट ही एक ऐसी संरचना है जो कि द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। बाकी सारी की सारी अवस्थाएं इसके अंदर भी अगुणित पाई जाती हैं। जायगोट के चारों तरफ जो 3 लेयर्स की वॉल पाई जाती है, सबसे बाहर की भित्ति को हम एक्सोस्पोर कहते हैं, बीच वाली को, मिडल वाली को मीजोस्पोर कहते हैं और सबसे अंदर वाली को हम एंडोस्पोर कहते हैं। यानी कि बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और अंतः भित्ति। सबसे बाहर की जो भित्ति एक्सोस्पोर है वो आमतौर पर मोटी होती है और कभी कभी ये चिकनी होती है और स्पाइनी भी हो सकती है, यानी कि कांटेदार भी हो सकती है। वॉल्वॉक्स ऑरियस के अंदर ये चिकनी या स्मूथ होती है, जबकि वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर के अंदर ये स्पाइनी या कांटेदार होती है। मध्य भित्ति और आंतरिक भित्ति ये दोनों ही पतली और चिकनी होती हैं। इसकी भित्तियों में, जायगोट की भित्तियों में हिमेटोक्रोम नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से कि इन जाइगोस्पोर या ऊस्पोर या जायगोट का कलर रेड ऑरेंज दिखाई देता है। ये जायगोट काफी समय तक सिनोबियम में ही रहते हैं, यानी कि पेरेंट थैलस के अंदर ही रहते हैं। और जब पेरेंट थैलस या पेरेंट कॉलोनी नष्ट हो जाती है तो ये जायगोट फ्री हो जाते हैं और पानी में, पूल के अंदर आकर के, मतलब जिस भी जगह पर ये पाए जाते हैं उसके धरातल पे आकर के ये सेटल हो जाते हैं और बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं। अब आता है जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर। अब ये जायगोट बन गया या ऊस्पोर बन गया, अब ये किस तरह से अंकुरित होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये धरातल पे आकर के फ्री होकर के, मदर कॉलोनी से फ्री होकर के धरातल पे आकर के सेटल हो जाते हैं और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, यानी कि मतलब जैसे गर्मी का खत्म हो गई, वापस समर सीजन आया या वापस स्प्रिंग सीजन आता है, पानी प्रॉपर मिल जाता है, तो ये उस पर जर्मिनेट होते हैं। जब इनके अंदर जर्मिनेशन होता है, अंकुरन होता है, उस समय इसकी बाह्य भित्ति और मध्य भित्ति दोनों फट जाती हैं और आंतरिक भित्ति एक वेसिकल के रूप में बाहर निकलती है। आंतरिक भित्ति एक पुट्टिका के रूप में बाहर निकलती है और जो इसके अंदर द्विगुणित केंद्रक पाया जाता है उसके अंदर मेयोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ये चारों अगुणित कोशिकाएं इस पुट्टिका के अंदर चली जाती हैं, इस पुट्टिका के अंदर स्थानांतरित हो जाती हैं। इसके आगे का विकास अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरह से होता है। 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं बनी। अब जैसे वॉल्वॉक्स ऑरियस और वॉल्वॉक्स माइनर है, इसमें इन चारों कोशिकाओं में वापस विभाजन होता है और बार बार विभाजन होता है और ये विभाजन तब तक होता रहता है जब तक कि कोशिकाओं की संख्या मात्र कॉलोनी के बराबर ना हो जाए, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। तो जब कोशिकाओं की संख्या मात्र कॉलोनी के बराबर हो जाती है तो वो सारी की सारी एक कर्व प्लेट के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं, फिर उनके अंदर इन्वर्जन होता है, उल्टी हो जाती हैं और वापस एक नई कॉलोनी बना देती हैं। वॉल्वॉक्स कैम्पेन्सिस के अंदर जायगोट जो है डिवाइड होता है और 4 जूस्पोर बनाता है, द्विकशाभिकीय जूस्पोर बनाता है। उसमें से केवल एक जूस्पोर जो है वो सरवाइव करता है, जीवित रहता है, बाकी 3 के जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अब ये जूस्पोर उस वेसिकल से बाहर आता है और पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। अब ये जूस्पोर
बार बार डिवाइड होता है और बहुत सारी कोशिकाएं बनाता है, जो कि फिर एक सिनोबियम का निर्माण करती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि ये पहले 4 में डिवाइड होता है, 4 में से एक एक्टिव रहती है, 3 नष्ट हो जाती है। वो एक्टिव जो सेल है, ये चल बीजाणु जो है, वो डिवाइड होकर के नया सिनोबियम बनाता है। इसी तरह से वॉल्वॉक्स रिजल्टे में जायगोट जो है वो एक ही जूस्पोर बनाता है। जायगोट एक जूस्पोर बनाता है, वो जूस्पोर डिवाइड और रिडिवाइड होकर के एक कॉलोनी बनाता है। कोई भी स्पीशीज हो, कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली सेल्स बनती हैं और बहुत सारी सेल्स बार बार डिवाइड होकर के मात्र कॉलोनी के बराबर अपनी संख्या ले आती हैं और एक कर्व प्लेट के रूप में एडजस्ट हो जाती हैं, अपने आप को स्थापित कर लेती हैं। फिर उनके अंदर प्रतिलोमन होता है, प्रतिलोमन के बाद एक नए सिनोबियम का निर्माण हो जाता है। हम यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं कि किस तरह से जायगोट का आगे अंकुरन होता है, ऊस्पोर का अंकुरन किस तरह से होता है। ये एक ऊस्पोर है जिसमें कि द्विगुणित केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, पहले 2 कोशिकाएं बनी, फिर अर्धसूत्री विभाजन नंबर 2 हुआ तो 4 कोशिकाएं बन गई। अब ये चारों कोशिकाओं में बाहरी और मध्य भित्ति फट गई और आंतरिक भित्ति एक पुटिका के रूप में बाहर आई। ये चारों के चारों सेल्स जो हैं इसके अंदर शिफ्ट हो जाती हैं, जूस्पोर बनाती हैं और इसके अंदर शिफ्ट हो जाती हैं। ये चारों जूस्पोर्स के अंदर अब विभाजन होता है अलग अलग, और आप ये देखो, पहले 2 कोशिकाएं बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16, 32, जितनी भी मात्र कॉलोनी के अंदर कोशिकाओं की संख्या होती है, उतनी की उतनी कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती हैं। और ये फाइलोपोर यहाँ पर उपस्थित है। इस फाइलोपोर के सामने की कोशिका में ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा और ये पूरी की पूरी कोशिका की कॉलोनी जो है वो उल्टी हो जाएगी और एक नया वॉल्वॉक्स बना देगी। एक डायग्राम आपको और दिखाती हूँ, उसके अंदर और अच्छे से क्लियर है। ये एक जायगोट जिसमें कि अर्धसूत्री विभाजन होना, 4 कोशिकाएं बनी, 4 से 8 बनी और ये 8 से 16, 32 जितनी भी मात्र कॉलोनी के अंदर संख्या है उतनी बन जाती हैं। ये पूरी की पूरी कॉलोनी इस तरह से पेरिफेरी के ऊपर सारी कोशिकाएं व्यवस्थित हो जाती हैं, एक खोखले गेंद के रूप में व्यवस्थित हो जाती है और ये अंदर की, ये फाइलोपोर कहलाता है। ये जो क्षेत्र है ये फाइलोपोर कहलाता है। अब इसके अंदर यहां से नीचे की तरफ से कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और ये नीचे की कोशिकाएं जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू होती हैं और ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ये बाहर की तरफ आ जाता है, तो कोशिकाएं जो है वो अपोजिट हो जाती हैं। तो आप इस डायग्राम से और क्लियर देख सकते हो कि किस तरह से वॉल्वॉक्स के अंदर इन्वर्जन पाया जाता है, इन्वेजिनेशन का प्रोसेस होता है। मैंने कल भी कहा था, जैसे एक मोजा को हम उतारते हैं तो मोजा उल्टा हो जाता है, उसी तरह से बिल्कुल ये पैर में से, मतलब ये जो नीचे से कंस्ट्रक्शन हुआ, संकीर्णन हुआ और ये कोशिकाएं ऊपर की तरफ आई और ये वाला पार्ट इधर गया, ये वाला पार्ट इधर हुआ, जिससे कि पूरे का पूरी कॉलोनी उल्टी हो गई और इनके अग्रभाग परिधि की तरफ आ गए और पश्च भाग सेंटर की तरफ आ गए। अब फाइलोपोर बंद हो जाता है और एक नई कॉलोनी बन जाती है। इनके अंदर फ्लैजिला भी बन जाते हैं, आई स्पॉट भी बन जाता है, पायरिनॉइड्स भी होते हैं, कपशिप क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो जैसे कि एक्लेओमेडोमोनास की एक कोशिका है, सारी की सारी कोशिकाएं वैसी ही दिखाई देती हैं। तो इस तरह से वॉल्वॉक्स के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। अब आता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वॉल्वॉक्स में पीढ़ी एकांतरण। वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है, यानी कि अगुणित प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है, जीवन चक्र अगुणित प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुख्य पादप हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, जो कि गैमेटोफाइट होता है, और डिप्लॉइड अवस्था केवल जायगोट के समय दिखाई देती है, बाकी सारी अवस्थाएं जो हैं इसके अंदर हैप्लॉइड होती हैं। तो स्पोरोफिटिक फेज कहाँ होती है? सिर्फ जायगोट में होती है। डिप्लॉइड फेज को हम स्पोरोफाइट कहते हैं और हैप्लॉइड फेज को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। तो जायगोट जब बना तब केवल स्पोरोफाइट स्टेज दिखाई देती है, अदरवाइज पूरे समय हैप्लॉइड स्टेज ही होती है। और यही जायगोट फिर मेयोसिस से डिवाइड होता है तो पुनः
हैप्लॉइड सेल्स बना देता है जो कि नई वॉल्वॉक्स की कॉलोनी बनाती है। तो इस तरह से पूरी लाइफ साइकिल के अंदर जायगोट डिप्लॉइड है, बाकी सब हैप्लॉइड है। इसलिए इस तरह की लाइफ साइकिल को हम अगुणित प्रकार की लाइफ साइकिल या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ये आप देख सकते हो लाइफ साइकिल वॉल्वॉक्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डॉटर कॉलोनी से होता है, यहां से डॉटर कॉलोनी बनी और वापस वॉल्वॉक्स बन गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय एंथ्रीडिया बने, उगोनिया बना। एंथ्रीडिया में एंथ्रोजोइट्स बनते हैं, उगोनिया से एग बनता है, दोनों का फ्यूजन होता है, जायगोट बनता है। ये जायगोट 2x होता है। इसके अंदर अब रिडक्शन डिवीजन होता है या मेयोसिस होता है, जिससे कि जूस्पोर्स बनते हैं और वो सेल्स बार बार डिवाइड होकर के एक नई कॉलोनी बना देती हैं। तो इस तरह से सिर्फ डिप्लॉइड फेज जायगोट है, बाकी सारी फेजेस कैसी हैं, हैप्लॉइड हैं। इसलिए इस तरह की लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो ये तो था लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स, जिसमें कि हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, वो किस तरह के वातावरण में पाया जाता है, किस तरह से उसमें अलैंगिक जनन होता है और किस तरह से उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। सो थैंक यू।